हेलो नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के लिए भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर चल रहा था, उसका एक लेक्चर हो चुका है। दूसरा लेक्चर आज हम शुरू करेंगे क्योंकि जो पहला लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था तो हम उसको पूरे चैप्टर को एक लेक्चर में कवर नहीं कर पाए थे। तो ये दूसरा लेक्चर है दूसरे चैप्टर में। तो हम यहाँ पर थे लंबाइयों के परिसर पर। हमने वहाँ पे लंबाई के बारे में पढ़ लिया था कि लंबाइयाँ सूक्ष्म लंबाइयों को माप कैसे करते हैं और बड़ी लंबाइयों को माप कैसे करते हैं। उसके बाद में हम लंबाइयों का परिसर पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर लंबाई का परिसर मैंने लिख रखी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जो भी वस्तु की लंबाई हम देखना चाह रहे हैं उसके आकार या दूरी को देखेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ उसकी माप देखेंगे, वो मीटर में देखेंगे क्योंकि मूल मात्रक है मीटर, तो मीटर के रूप में हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोटॉन की माप। प्रोटॉन की माप कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर के रूप में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1/1 के आगे 15 जीरो। ठीक है, इस तरह से। तो ये बहुत छोटी संख्या हो जाती है। ये मान लो कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण यही है, प्रोटॉन। ठीक है, इतना बारीक हो जाता है कि आंखों से क्या, हमें सूक्ष्मदर्शी से भी इसको देखना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा है परमाणु नाभिक की आमाप। तो प्रोटॉन परमाणु नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इससे प्रोटॉन से तो ये बड़ा ही होगा। तो इसकी माप कितनी है? 10⁻14 मीटर। ठीक है, -14 मतलब है 1/1 के आगे कितनी जीरो होगी? 14 जीरो होंगी। इसका मतलब है कि प्रोटॉन से कितना गुना छोटा है ये, कितना बड़ा है ये? प्रोटॉन से बड़ा है ये, 10 गुना बड़ा है प्रोटॉन से। ठीक है, तीसरा है हाइड्रोजन अणु का आकार। हाइड्रोजन अणु का आकार कितना होगा? 10⁻10 मीटर की बराबर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। 10⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। जीवाणु की लंबाई कितनी होती है? ये होती है 10⁻8 मीटर। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ये 10⁻7 मीटर। लाल रुधिर कणिका का आकार। लाल रुधिर कणिका जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, रक्त के अंदर, ठीक है, उनका आकार होता है 10⁻5 मीटर। कागज की मोटाई होती है 10⁻4 मीटर। ठीक है, और समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ये 10⁻4 मीटर। 10⁻4 मीटर का मतलब क्या है? 1 के आगे 4 जीरो लगा दो, मतलब 10,000 मीटर की ऊंचाई। कंफर्म तो नहीं है 10,000, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये इसी की माप के रूप में है, 10,000 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या। 10⁻7 मीटर, मतलब 1 के आगे 7 जीरो लगाएंगे। 7 जीरो हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 1 करोड़ मीटर। 1 करोड़ मीटर के आसपास पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 10⁸ मीटर, मतलब 10 करोड़ मीटर के आसपास। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 10⁻11 मीटर। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 10⁻11 मीटर, और सूर्य की प्लूटो से दूरी 10⁻13 मीटर। ठीक, मतलब 100 गुना ज्यादा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जितनी दूरी है उससे 100 गुना ज्यादा है सूर्य और प्लूटो के बीच में दूरी। प्लूटो क्या है? सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर जो ग्रह स्थित है वो प्लूटो है। आकाशगंगा की आमाप। आकाशगंगा क्या है? हमारा सूर्य, एक आकाशगंगा में मौजूद है। इसका मतलब आकाशगंगा बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारे सूर्य मौजूद है ना। तो उसकी माप कितनी है? 10⁻21 मीटर। और विश्व की परिसीमा, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो उसकी परिसीमा है 10⁻26 मीटर। काफी बड़ा हो गया ये, है ना। तो इस प्रकार से लंबाई का परिसर हमने देखा। और भी बहुत सारी लंबाई होती है, लेकिन ये लंबाई जो हमारे दिमाग में आते हैं कि ये चीज कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, तो इनके बारे में ये है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान का मापन। देखो, द्रव्यमान मापन के लिए हम हमारे पास में मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम एक तरह से काफी बड़ी यूनिट है। अगर हमें अणुओं, परमाणुओं या और भी छोटी चीजें होती है, उनका अगर हमें द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, अणु परमाणुओं का, तो हम किलोग्राम में उसको नहीं माप सकते। उसको किलोग्राम में मापना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी चीज को हम अगर किलोग्राम मापेंगे तो कैसे माप पाएंगे, है ना। तो उसके लिए एक अलग यूनिट बनाई है। उस यूनिट को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। हिंदी में बोले तो कुछ एकीकृत परमाणुवीय द्रव्यमान, कुछ ऐसा होता है ना, एकीकृत परमाणुवीय द्रव्यमान। तो देखो ये कितना होता है? एक एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU, या फिर इसको शॉर्ट में
एक यू भी बोल देते हैं, ठीक है, एक स्मॉल यू। ये क्या होता है, जो कार्बन होता है, कार्बन 12, कार्बन का जो एक समस्थानिक होता है कार्बन 612, ठीक है। इसके 12वें, इसका जो द्रव्यमान है, कि द्रव्यमान का 12वां भाग, इसका मतलब इसका जितना द्रव्यमान है उसमें हम 12 का भाग देंगे तो एक यू आ जाएगा, ठीक है। एक यू बराबर कितना होगा, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। एक एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। अब हम द्रव्यमान के परिसर भी देखेंगे, जैसे हमने लंबाई का परिसर देखा था उसी प्रकार से हम इसके परिसर देखते हैं। तो मैं इसको अभी लिख लेता हूं, क्योंकि अगर मैं एक एक लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने लिख के सीधे लेके आता हूं। अब हम देखेंगे द्रव्यमानों की परास। तो देखो यहाँ पर एक तरफ हम वस्तु लेंगे और दूसरी तरफ उसका द्रव्यमान लेंगे किलोग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले इधर हम लेते हैं सूक्ष्म या छोटी वस्तुएं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान होता है किलोग्राम 10⁻³ किलोग्राम, मतलब 1 के बटे में 10 के आगे, मतलब 1 के 30 जीरो लगा दो 1 के बटे में, तो ये बहुत छोटी हो जाती है, तो इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का होता है 10⁻27, ये इससे लगभग 1000 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन। यूरेनियम परमाणु 10⁻25 किलोग्राम का होता है ना। लाल रुधिर कणिका जो हमारे खून में पाई जाती है, उसका आकार होता है 10⁻13 किलोग्राम, ठीक है, वजन में। धूल कण 10⁻9 किलोग्राम का होता है ये। और वर्षा की बूंद का मतलब तो गिरती हुई बूंद नहीं, जो वर्षा की बूंद जो हवा में उड़ती रहती है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये 10⁻6 किलोग्राम की होती है ये। मच्छर 10⁻5 किलोग्राम का होता है। अंगूर होता है 10⁻3 किलोग्राम का, इसका मतलब 1 ग्राम का, अंगूर लगभग 1 ग्राम का होता है, ठीक है। मानव का ये वजन यहाँ पर लिया गया है किलोग्राम में, लगभग 100 किलो के आसपास, है ना। तो 80, 90, 100 इतना माना जाता है, तो 10⁻2 किलोग्राम के रूप में। ऑटोमोबाइल, इसको हम 1000 किलोग्राम के रूप में लेते हैं, तो 10⁻3 किलोग्राम। हो सकता है कि 1000 हो, 2000, 5000, 10,000 हो, लेकिन ये 10,000 से कम किलोग्राम तक का ही होता है, इसलिए इसको 10⁻3 किलोग्राम दिया गया है। बोइंग 747 वायुयान, ये होता है 10⁸ किलोग्राम, मतलब ये टन में होता है, हजारों टन में, तो 10⁸ किलोग्राम, 10⁸ किलोग्राम के बराबर। चंद्रमा, इसका वजन है 10⁻23 किलोग्राम। पृथ्वी का वजन है 10⁻25 किलोग्राम। सूर्य का वजन 10⁻30 किलोग्राम। आकाश गंगा मंदाकिनी, मतलब हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका वजन होगा 10⁻41 किलोग्राम। और पूरा ब्रह्मांड जिसका वजन अनुमानित है 10⁻55 किलोग्राम। जो दुनिया में सबसे भारी वस्तु है पूरा ब्रह्मांड का वजन, ये है 10⁻55 किलोग्राम। अब हम देखेंगे समय का मापन। देखो समय का मापन किस तरह से करते हैं। राष्ट्रीय मानक के रूप में परमाणु घड़ी, जिसको हम सीजीएम घड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, उसको मान्यता दी गई है। अब ये घड़ी इतनी यथार्थ होती है कि 10⁻15 सेकेंड की भी ये गलती नहीं करती। इसका मतलब है कि 10⁻15 सेकेंड में, 10⁻15 सेकेंड का समय में भी ये 1 सेकेंड की भी त्रुटि नहीं करती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 10⁻15 सेकेंड, 10⁻15 इतनी बड़ी संख्या हो जाती है, ये इतना लंबा समय हो जाता है, वर्षों का समय हो जाता है। इतने वर्ष में ये 1 सेकेंड की भी त्रुटि नहीं करती है। दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि 1 साल में ये घड़ी 3 नैनो सेकेंड की भी त्रुटि नहीं करती है। नैनो सेकेंड का मतलब जानते हो, 3 × 10⁻⁻9 सेकेंड। 1 साल में ये इतनी सी भी त्रुटि नहीं करती है। इसलिए लंबाई के मात्रक के रूप में समय से ही लिया गया है। कैसे? निर्वात में जब प्रकाश गति करता है, मतलब अंतरिक्ष में प्रकाश गति करता है, तो 1 बटे कुछ 29, 92, 97 कुछ ऐसा लिया गया है, 458, ठीक है। इतनी दूरी प्रकाश 1 मिनट 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर ले, या ऐसे बोले कि सेकंड के इतने हिस्से में प्रकाश जो दूरी तय करता है उसको 1 मीटर कहते हैं, ठीक है।
तो जो मीटर का मात्रक है वो भी समय से ही लिया गया है, और वो समय कौन सा है, सीजियम, जो सीजियम 133 है, ठीक है, उसके द्वारा सीजियम 133 जो घड़ी इतना टाइम फिक्स करती है 1 सेकंड का, उससे इस मीटर का पैमाना बनाया गया है। अब ये सीजियम घड़ी क्या होती है, सीजियम घड़ी के बारे में मैं बता दूं कि सीजियम घड़ी, जो सीजियम परमाणु है वो अपनी तरंग, सीजियम परमाणु हमेशा जो ऊर्जा है वो छोड़ती रहती है, प्रकृति में अपनी ऊर्जा छोड़ती रहती है, तो इससे कुछ इसकी रेडिएशन निकलती रहती है, ठीक है, जो इसकी विकिरण निकलती है, तो वो विकिरण एक सेकंड में 29 92 97 458 आवर्ती करती है। मतलब आवर्ती कैसे, इस तरह की, ठीक है। तो इस तरह से यहां से जाकर ये आ गई, तो ये कितना 90, फिर यहां से चलकर आई तो 360, या फिर ऐसे बोले यहां से इस तरह से, ये यहां से यहां तक गई 180, फिर यहां से वापस गई तो 360। तो 360 डिग्री कोण जब कोई भी बनाती है, तरंग दे रही है, तो इसको बोलते हैं एक आवृत्ति। ये होगी एक आवृत्ति। इस तरह से 29 92 97 458 आवर्तियां चलने में जितना समय लगता है उसको 1 सेकंड माना गया है, ठीक है। सीजियम परमाणु के द्वारा छोड़ी गई जो तरंग दे रही है वो इतने सेकंड में, मतलब इतनी आवर्ती करने में जितना टाइम लगाता है उसको 1 सेकंड के बराबर माना गया है। और ये इतनी सही होती है कि इसमें कभी परिवर्तन नहीं आता बिल्कुल, क्योंकि ये चीज फिक्स है, सीजियम 133 फिक्स है, तो ये जितनी तरंग दैर्ध्य छोड़ती है हमेशा उतनी ही छोड़ती रहती है, ठीक है। इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 5550 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, जो भी फिक्स है। कोई दूसरा परमाणु 5550 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य नहीं छोड़ता है, इसलिए सीजियम 133 छोड़ता है, तो इसलिए इसको मानक समय माना गया है, ठीक है। इसके साथ साथ हम समय के परिसर भी देख लेते हैं कि कौन से काम में कितना समय लगता है, कितना कम समय लगता है, कितना अधिक समय लगता है, तो ये चीज हम परिसर में अभी देखते हैं। समांतरालों परास एवं कोटि। तो देखो अस्थायी कण का जीवन काल क्या होता है। अस्थायी कण कौन सा होता है, जो कुछ समय के लिए, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही होती है तो कुछ समय के लिए वो बनता है और फिर वो तुरंत ही खत्म हो जाता है, तो उसका जीवन काल बहुत कम होता है, 10⁻24 सेकंड। 24 के 1 सेकंड में कितने भाग दें, 1/10 के आगे 24 जीरो लगा दो, तो बहुत छोटा समय होता है, तो उतने टाइम में ये खत्म हो जाता है एक कण, ठीक है। प्रकाश द्वारा नाभिकीय दूरी को तय करने में लगा समय। नाभिकीय दूरी कितनी होती है, बहुत छोटी होती है, 10⁻15 मीटर के बराबर होती है, तो उसको प्रकाश द्वारा कितने समय में तय कर लेगा प्रकाश, 10⁻22 सेकंड में। प्रकाश तरंग का आवर्तकाल होता है 10⁻15 सेकंड। मतलब प्रकाश जो तरंग है वो बिल्कुल इस तरह से एक चक्कर लगाने में 10⁻15 सेकंड का समय लगाता है प्रकाश, ठीक है। परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवन काल, परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवन काल बहुत छोटा होता है, 10⁻8 सेकंड के बराबर। ध्वनि तरंग का आवर्तकाल, जो ध्वनि तरंग होती है काफी भारी होती है, काफी धीरे चलती है, तो 10⁻3 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ध्वनि तरंग चलती तो इस तरह से है, इस तरह से, तो यहां से यहां तक जाने में इसको 10⁻3 सेकंड लगते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ध्वनि तरंग 1 सेकंड में 1000 आवर्त पूरे कर लेती है, इस तरह के 1000, ठीक है। इसका मतलब काफी धीमे चल रही है। आंख के झपकने में लगा समय, मतलब 10⁻1, इसका मतलब है सेकंड के 10वें भाग के बराबर आंख पलक झपकने में समय लगाती है। मानव हृदय की धड़कन का समय 10⁻0 सेकंड, इसका मतलब जब हम किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 लगाते हैं तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि मानव की जो धड़कन है वो लगभग 1 सेकंड में 1 बार होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है लेकिन लगभग 1 सेकंड में 1 बार होती है। पृथ्वी के घूर्णन काल में समय लगता है 10⁵ सेकंड। देखो पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, 1 दिन का, मतलब 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं, 10⁵ सेकंड। 10⁵ सेकंड का मतलब क्या है, कन्फर्म नहीं है कि 10⁵ सेकंड फिक्स नहीं, मतलब इसकी कोटि का होता है, इसकी टाइप का होता है लगभग। जैसे 10⁵ सेकंड का मतलब क्या है, 1,00,000 सेकंड। इसका मतलब है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, ये मान लो 50,000 से 1.5 लाख के बीच में जो समय होता है
उसको हम इसकी कोटि का मानते हैं। तो लगभग कितना होता है, 86,000 के आसपास होता है, 6,006 सेकंड के आसपास। तो कितना समय लगता है पृथ्वी को घूर्णन करने में? लगभग 10⁵ सेकेंड। 10 के रूप में लिख रहे हैं इसको इसलिए, ठीक है। चंद्रमा का परिक्रमण और घूर्णन काल दोनों बराबर ही होते हैं। चंद्रमा एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उतना ही चक्कर पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में समय लेता है चंद्रमा। तो इसका घूर्णन काल होता है 10⁶ सेकेंड का, ठीक है, लगभग 10 गुना ज्यादा। और पृथ्वी का परिक्रमण काल, पृथ्वी घूमने में कितना समय लगाती है? 1 वर्ष का, ठीक है, मतलब सूर्य के चक्कर लगाने में 10⁶ सेकेंड, मतलब इससे 10 गुना ज्यादा। ये लगभग 1 महीने समय लगा रहा है, तो इससे 10 गुना ज्यादा, मतलब 10 या 12 गुना ज्यादा, तो इसकी कोटि का है इसलिए, है ना। मानव का औसत जीवन काल कितना होता है? 10⁹ सेकेंड, मतलब मनुष्य लगभग औसत जीवन काल है ये, अपने पूरे जीवन में कितना जीता है? 10⁹ सेकेंड। अगर हम इसको करोड़ के रूप में लें तो कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 2 4 2 6 2 8 और 1 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, मतलब 1 अरब सेकंड के आसपास जीता है पूरे जीवन में मनुष्य, ठीक है। और मिस्र के पिरामिडों की आयु 10⁻11 सेकेंड, मतलब मनुष्य के जीवन काल से 100 गुना ज्यादा। इसका मतलब अगर मनुष्य 100 वर्ष जीता है लगभग, तो 100 गुना 100 करेंगे तो 1,000 या 10,000 साल के आसपास पुराना हो गया, या 5,000 10,000 साल के आसपास पुराने हो गए मिस्र के पिरामिड। और अगर बात करें डायनासोर इस पृथ्वी से विलुप्त हुए कितना समय हो गया, तो वो हो गया 10⁻15 सेकेंड के आसपास, 10⁻15 सेकेंड। डायनासोर इस पृथ्वी से विलुप्त हुए समय हो गया 10⁻15 सेकेंड। और इस ब्रह्मांड, ये जो पूरा पृथ्वी सूर्य ये सब बने हुए, वो कितना समय हो गया, तो ये हो गया लगभग 10⁻17 सेकेंड के आसपास, ठीक है। ये इसकी कोटि का है, निश्चित नहीं है, लेकिन इतने सेकंड अगर हम लिखेंगे तो इसमें इतना जरूर घात के रूप में 10 की घात लिखेंगे, 10⁻17 के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे समयांतरालों की परास और कोटि। अब हम पढ़ेंगे त्रुटियां, ठीक है, त्रुटियां। अब देखो त्रुटियां होती क्या है। देखो, हम वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, तब वैज्ञानिक प्रयोग करते करते कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। अब ये गलतियां किस प्रकार की होती है, जैसे कोई भी मान है, कोई भी संख्यात्मक मान है, उसको उन्होंने मेजर किया, और जो वास्तविक मान है उससे कुछ ना कुछ आगे या थोड़ा पीछे हो सकता है, कुछ प्लस में गलती हो गई या कुछ माइनस में गलती हो गई हो, तो जो गलतियां होती हैं उसको त्रुटियां कहते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1,000 ग्राम, ठीक है। अब जब हम इसको तराजू से तोलते हैं तो हम कन्फर्म 100% ये नहीं कह सकते कि हमने 1,000 ग्राम ही तोला है। हो सकता है कि ये 999 ग्राम तोला हो, या हो सकता है कि हमने इसको 1,001 ग्राम कर दिया हो, या हो सकता है 1,002 ग्राम कर दिया हो, 1,005 ग्राम कर दिया हो सकता है इसको 995 ग्राम भी कर दिया हो, ठीक है। तो ये तो थोड़ा बहुत आगे या पीछे जो मान होता है हमारे वास्तविक मान से, इसी को बोलते हैं त्रुटियां, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, यथार्थता, ठीक है। अब देखो ये यथार्थता क्या होती है, हमारा जो कोई भी मान है उससे जो ऋणात्मक या धनात्मक जो भी मान है उसके कितने निकट है, ठीक है, उसको यथार्थता कहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल देके बताया 1 kg बराबर 1,000 ग्राम, तो ये 1,000 के आसपास संख्या है, तो कितने आसपास है। जैसे मान लो अगर हम इसको ऐसे बोल देते 900 ग्राम 1 kg बराबर, तो कितनी त्रुटि होगी इसमें? 100 ग्राम त्रुटि हो गई, मतलब ये ज्यादा यथार्थ नहीं है। इसकी तुलना में अगर हम इसको ऐसे बोल दें 990 ग्राम, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा यथार्थ है। और अगर ऐसे एक मान और दे रखा होता 999 ग्राम, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा यथार्थ है। तो मतलब जितना ज्यादा निकट मान होगा वो उतना ही ज्यादा यथार्थ होगा। ये तो हमने मान लिया ऋणात्मक के लिए। अगर मान लो ऐसा होता कि ये 1100 ग्राम होता और एक मान होता 1,010 ग्राम, या फिर एक होता 1,001 ग्राम, तो इन दोनों की तुलना करें तो इन दोनों में से, ऊपर के दोनों में से ये ज्यादा यथार्थ है, और अगर तीनों की तुलना करें तो ये ज्यादा यथार्थ है। मतलब वास्तविक मान के जितने ज्यादा निकट होगा वो होगा यथार्थ मान उसका।
ठीक है, और एक है परिशुद्ध मान, इसको परिशुद्धता बोलते हैं। ये मान होता है कि हम कोई भी मापन कर रहे हैं तो उसको पॉइंटों के बाद में कितनी संख्याओं तक उसको मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हम एक एग्जांपल देकर बताता हूं मैं। कोई संख्या है, हमने भाग दिया 22/7 में, तो पॉइंट के बाद जैसे भाग देंगे 3.14 इस तरह से आया। ठीक है, अगर हम दूसरे इसी का दूसरे भाग दे तो 3.142। ठीक है, अगर एक और भाग दे इसका 3.1425 कुछ ऐसे, तो इन्हें ज्यादा परिशुद्ध मान कौन सा होगा? हम पॉइंट के बाद में जितने ज्यादा मान निकालेंगे वो उतना ही ज्यादा परिशुद्ध होगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों की तुलना में ये ज्यादा परिशुद्ध है, और अगर हम तीनों की तुलना करें तो ये मान ज्यादा परिशुद्ध होगा। तो हम जितने ज्यादा छोटी वस्तुओं को जितने ज्यादा हम शुद्ध तरीके से मापेंगे वो उतना ही ज्यादा परिशुद्ध मान होगा। ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। हम 100 kg गेहूं लेकर आए। ठीक है, तो वहां पे जो मंडी में जो कांटा होता है वो ऐसे तोलता है 100 kg। अगर मान लो 50 ग्राम भी ऊपर हुआ तो उस 50 ग्राम को 50 ग्राम में न तोलकर सीधे 100 ग्राम बता देगा। ठीक है, तो ये ज्यादा परिशुद्ध नहीं हुआ। अगर मान लो ये कांटा बिल्कुल 50 ग्राम ही बताता, या हो सकता है कि 50 ग्राम नहीं होकर 48-47 ग्राम होता, तो 48 अब वो कांटे वाले की परिशुद्धता है कि उसने उसको कितने पे सेट कर रखा है। अगर वो मान लो 100 ग्राम से कम की चीजों को नहीं तोलता, सीधे 100 ग्राम, जीरो के बाद सीधे 100 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर 300 ग्राम, तो वो कांटा ज्यादा परिशुद्ध नहीं है। अगर मान लो वो ग्राम में भी तोलता है तो वो इससे ज्यादा परिशुद्ध हो जाएगा। और अगर मान लो वो जो ग्राम है उसको मिलीग्राम में भी तोलता है तो फिर वो उससे ज्यादा परिशुद्ध हो जाएगा। जैसे खाने की जो टैबलेट आती है डॉक्टर देते हैं वो मिलीग्राम में होती है, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, है ना। तो इस तरह से जो छोटी टैबलेट होती है उनको वजन तोलने के लिए जो हम मापन यूज करते हैं वो ज्यादा परिशुद्ध होते हैं हमारे ग्राम की तुलना में। और जो हम सीधे किलोग्राम में तोलते हैं उसकी तुलना में ग्राम वाले ज्यादा परिशुद्ध होते हैं। और जो धर्म कांटे होते हैं बड़े बड़े, ये सीधे 5 किलो 10 किलो लेके चलते हैं, उनकी तुलना में जो ग्राम में तोलने वाले या किलोग्राम में तोलने वाले जो कांटे होते हैं वो ज्यादा परिशुद्ध होते हैं। तो आप परिशुद्ध के बारे में समझ गए होंगे। परिशुद्ध मापन क्या होता है, मतलब जितनी ज्यादा छोटा मापन करेगा वो उतनी ज्यादा परिशुद्ध होगा। सामान्यतः जो त्रुटियां हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है देखो 2 त्रुटियां हैं, एक तो क्रमबद्ध त्रुटियां और दूसरी है यादृच्छिक त्रुटियां। पहला है क्रमबद्ध, ये ले लेते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। ठीक है, ये ऐसी त्रुटियां हैं जो हम चाहे कितनी बारी एक मशीन से या एक व्यक्ति द्वारा कितनी बारी मापन कर लिया जाए उसमें लगातार ये त्रुटियां रहती रहती हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक स्केल है जिसमें कुछ कमी है, जिसकी वजह से हम बार बार मापन लिए जा रहे हैं, माप रहे हैं, तो वो त्रुटि बार बार होती रहेगी। ठीक है, मान लो अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में ऐसे है कि हम स्केल को इस तरह से पकड़े, थोड़ा घुमा के पकड़े जिससे मापन सही आएगा, तो उसने दिमाग में बना लिया, तो फिर वो कितनी बार मापन ले ले वो त्रुटि करता ही रहेगा। तो इस प्रकार की त्रुटियां हैं वो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला तो ये हैं सबसे पहले यंत्रगत त्रुटियां। यंत्रगत त्रुटियां, अब ये त्रुटियां ऐसी होती हैं जो मशीन में कोई कमी हो, जिस यंत्र से हम माप रहे हैं उसमें कोई कमी हो। कैसे? मान लो कोई एक वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर किस तरह होता है? इस तरह होता है जिसमें 2 जॉ होते हैं, एक जॉ यहां पर होता है, ठीक है, और यहां पर कुछ और चीज लगी होती है। तो एक मूवेबल होती है, एक फिक्स होती है, मतलब एक तो रुकी हुई अपनी जगह पे होती है, एक दूसरे को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। अगर मान लो ये थोड़ा घिस गया हो, मान लो ये इस तरह से घिस गया हो थोड़ा सा, अभी हम किसी चीज को पकड़ेंगे तो ये जो घिसे हुए भाग है इसमें वो धस जाएगा, जिसकी वजह से त्रुटि हमेशा बार बार होती रहेगी। ठीक है, एक ऐसे हो सकता है जैसे मान लो डायल है, उसके ऊपर हम इस तरह से मेजरमेंट देख रहे हैं।
अगर हम इसको सामने से देखेंगे बिल्कुल तो हमें बिल्कुल सीध में दिखाई देगी, जो भी मेजरमेंट हो सीध में दिखाई देगा। अगर हम इसको बगल में से देखेंगे तो ये इस एंगल पे जाकर बगल वाली चीज हमको दिखाई देगी, तो इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एरर, लंबन त्रुटि। तो इस तरह की जो त्रुटियां होती है उनको यंत्रगत त्रुटियां बोलते हैं। ठीक है, दूसरी है प्रायोगिक त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि, ठीक है। प्रायोगिक त्रुटि, देखो प्रायोगिक त्रुटि क्या होती है, जब हम कोई प्रयोग करते हैं या कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हम उसको सही जगह से न लेकर कुछ वातावरण की वजह से कुछ प्रभाव पड़ जाए या गलत जगह से हम मेजरमेंट ले लें तो उसकी वजह से जो त्रुटियां होती है वो प्रायोगिक त्रुटियां होती है। इसका एग्जांपल जैसे हम तापमापी के द्वारा किसी व्यक्ति के बुखार चेक करना चाहते हैं। अगर हमने बुखार उसके शरीर के आंतरिक भागों से चेक करना है, मुंह में अंदर देकर उसको चेक कर लिया तो ठीक ठाक आएगा मापन। अगर हमने उसको बगल में लगा के यूं इस तरह से और इसका मेजरमेंट लिया तो क्या होगा, जो शरीर के अंदर का ताप और शरीर के बाहर के तापमान में लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान का अंतर होता है, तो वहां पर वो तापमान कम दिखाएगा। ठीक है, और वास्तविक तापमान से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दिखाएगा। ये मैं जनरली बात बता रहा हूं। तो जिसकी वजह से जो त्रुटियां होती हैं वो भी प्रायोगिक त्रुटियां हैं। ठीक है, और तीसरा है व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटियां, देखो ये व्यक्ति के खुद के कारण होता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति दिमाग में बना लेता है कि मैं ये प्रयोग करूंगा तो इसमें इस तरह का काम होना ही होना है। अगर दिमाग में एक भ्रांति बना ले कि ये प्रैक्टिकल करते टाइम पे ऐसा होगा तो वो चाहे नहीं भी हो तब भी उसके दिमाग में रहता है, तो उस तरह की वो गलती कर बैठता है। अगर एक व्यक्ति बार बार 10 बार एक ही प्रैक्टिकल के मेजरमेंट्स लेता रहे, एक ही वस्तु की माप लेता है, तो वो हर बार कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स आगे पीछे करता है। जैसे मान लो एक 10 सेंटीमीटर की वस्तु है, ठीक है, या 10 mm की लो, सेंटीमीटर का बड़ा हो गया, 100 mm की ले लो ना। एक 10 mm की 100 mm की वस्तु है, उसको 10 अलग अलग व्यक्तियों से मापने के लिए बोलो तो कोई इसको मापेगा 99 mm में, कोई मापेगा इसको 101 mm में, हो सकता है कोई 100 mm भी माप दे। अलग अलग से करने के लिए बोलेंगे तो अलग अलग मेजरमेंट लेके आएंगे, तो इसको व्यक्तिगत एरर बोलते हैं, इंग्लिश में ह्यूमन एरर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कौन सी क्रमबद्ध त्रुटियां। अब हम पढ़ेंगे यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक मतलब ये अलग टाइप की त्रुटियां होती हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला भाग था। अब पढ़ेंगे यादृच्छिक। ये त्रुटियां ऐसी हैं जो परमानेंट नहीं होती, मतलब हर बार प्रैक्टिकल में अलग तरीके से होती हैं। ठीक है, मतलब ये जरूर नहीं कि हुई हो, लेकिन ये अलग तरह की त्रुटियां हैं, फिक्स नहीं है। अगर हम सारी चीजों को ठीक रखें बिल्कुल सभी चीजों को तो ये त्रुटियां नहीं होती यादृच्छिक त्रुटियां। ठीक है, और ये किस किस कारण होती हैं, तो इसमें पहला है अल्पतमांक त्रुटि। देखो ये त्रुटि क्या होती है, जैसे मान लो कोई स्केल है जो 1 mm तक की वस्तुओं को माप सकता है। ठीक है, तो अब मान लो हमें कोई चीज मापनी है 50.01 mm की या 50.51 mm की वस्तु मापनी है। ठीक है, तो हमारा जो स्केल है वो सिर्फ mm तक ही माप सकता है, तो वो माप देगा 50 mm तक। ठीक है, या फिर माप देगा इसको 51 mm तक। तो बीच में ये जो पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको ये नहीं माप पाएगा, तो इसकी वजह से जो त्रुटियां होती हैं वो अल्पतमांक त्रुटि कहलाती है। और ये अल्पतमांक क्या होता है, कोई भी स्केल या कोई भी जो भी मापन की जो भी वस्तु है या क्या बोलते हैं यंत्र, मापन यंत्र, वो जितनी छोटी छोटी वस्तु माप सकता है उसको बोलते हैं अल्पतमांक। जैसे एक स्केल है वो 1 mm तक की वस्तु को माप सकता है। ठीक है, तो उसका अल्पतमांक हो गया 1 mm। एक वर्नियर कैलिपर्स 10⁻⁴ मीटर तक की वस्तुओं को माप सकता है, तो उसका अल्पतमांक हो गया 10⁻⁴। अगर मान लो वर्नियर कैलिपर्स 10⁻² मीटर तक की वस्तु को मापता है तो वो उसका अल्पतमांक हो गया।
तो जो सबसे छोटी इकाई को वो माप सकता है वो उसका अल्पतमांक होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि लंबाई में ही मापे, ये हो सकता है समय में भी हो, ये किसी दूसरी मूलभूत राशियों में हो, लेकिन हम ज्यादातर एग्जाम्पल लंबाई का लेके चलते हैं क्योंकि लंबाई एक यथार्थ वस्तु है जो हमें दिखाई भी देती है, हम इसका एग्जाम्पल आसानी से देख सकते हैं, इसलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले हो गई यादृच्छिक त्रुटियां। अब दूसरी आती है निरपेक्ष त्रुटियां। हाँ देखो, ये निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। देखो, कोई भी वास्तविक मान है, वास्तविक मान तथा व्यक्ति के द्वारा लिया गया मान, उन दोनों में जो अंतर होता है, डायरेक्ट अंतर, सीधा अंतर, वो होता है निरपेक्ष त्रुटि। जैसे एक कोई भी मेजरमेंट है जिसका वास्तविक मान तो है 12 mm, ठीक है, और व्यक्ति द्वारा लिया गया मापन इसका उसको मिला 11 mm, ठीक है। तो यहां पर निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटि 11 माइनस 12, तो माइनस में वैसे तो माइनस एक आ रहा है, लेकिन हम निरपेक्ष की बात करेंगे तो यहां पर ये मान प्लस माइनस में ना आकर सीधे 1 mm आ जाएगा, मतलब त्रुटि की है इसने 1 mm की। हमेशा ये धनात्मक ही होता है, इसको ऋणात्मक हम लेते ही नहीं है, चाहे ये माइनस में आ रहा है तो भी हम इसको मोड़ लगा के इसको प्लस कर देते हैं, मतलब 1 mm की त्रुटि इसने कर दी है, तो इसको बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि को दिखाने का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए, ये चिन्ह होता है इसका, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास में व्यक्ति द्वारा लिया गया जो मापन है उसको हम दिखाते हैं ए प्लस डेल्टा ए, ये व्यक्ति द्वारा लिया गया मापन है, और वास्तविक मापन क्या है ए। अब जब हम इसको हल करेंगे तो अब निकल क्या आएगा डेल्टा ए, तो ये है इसकी निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास है माध्य त्रुटि। माध्य त्रुटि क्या होती है, देखो माध्य त्रुटि, देखो माध्य त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी राशियों का माध्य निकाल देंगे, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति द्वारा मापन किया गया उन सभी का माध्य होगा, वो माध्य त्रुटि हो। कैसे, देखो जैसे मान लो हमारे पास कुछ मेजरमेंट है, जैसे A1 प्लस डेल्टा A1, पहला मेजरमेंट लिया, वास्तविक मान A1 है और उसने त्रुटि की है डेल्टा A1 की, ठीक है। इसी प्रकार से A2 प्लस डेल्टा A2, A3 प्लस डेल्टा A3, इस तरह से बहुत सारे मान हैं, AN प्लस डेल्टा AN, ये बहुत सारे मान हैं। अगर हम इनका माध्य निकालेंगे तो माध्य क्या होगा, माध्य होगा सिग्मा A प्लस डेल्टा A1 प्लस A2 प्लस डेल्टा A2 प्लस, इस तरह जोड़ते जोड़ते इनको हम कहां तक जोड़ेंगे AN प्लस डेल्टा AN, और फिर इन सब में हम भाग दे देंगे N का, तो ये हो जाएगा माध्य त्रुटि, ये इसका माध्य निकल जाएगा, ठीक है, माध्य। अब ये माध्य निकालने का ये तो सीधा सीधा हो गया। अब हम माध्य त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो देखो माध्य त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको दो तरीकों से बांट देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, ठीक है, बटे N प्लस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा AN बटे N। तो ये जो मान है ये तो वास्तविक मान का माध्य हो जाएगा, और ये जो बचेगा मान, ये जो हमारा मान है उसकी त्रुटियों का माध्य हो जाएगा। तो ये जो मान दिखेगा हमको ये हो गया माध्य त्रुटि, ठीक है, ये वाला भाग, और ये वाला हो गया वास्तविक मान का माध्य, और ये हो गए माध्य त्रुटि,
ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको डेल्टा से दिखाते हैं। अब देखेंगे हम तीसरा, माध्य त्रुटि के बाद में प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, हाँ, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? जो आपेक्षिक त्रुटि होती है उसको अगर हम प्रतिशत के रूप में लिख दें तो ये प्रतिशत त्रुटि हो जाती है। अब बात करें आपेक्षिक त्रुटि की, तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? देखो, पहले हम आपेक्षिक त्रुटि देखते हैं, उसके बाद में प्रतिशत त्रुटि देखेंगे। आपेक्षिक त्रुटि, तो ये हो गया हमारे पास में माध्य त्रुटि, ठीक है, बटे ए माध्य, जो टोटल संख्या है उसमें माध्य त्रुटि बटे टोटल संख्या, ठीक है। तो ये तो हो गई आपेक्षिक त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा ए माध्य बटे ए माध्य इंटू 100, तो ये हो जाएगा भाई प्रतिशत त्रुटि। अब इसका एग्जांपल देके बताऊं मैं तुमको। जैसे मान लो हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, उसमें 1000 हमारे पास में एक वैल्यू है, ठीक है, 1000 इसका एवरेज निकल के आया, ठीक है, और इसमें हमने त्रुटि कर दी थी कुछ 10 की, तो 10 बटे 1000, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे ये कट गया, 10 से 10 कट जाएंगे, तो कितना हो गया? 1% त्रुटि इसमें हो गई, ठीक है। मतलब 10 प्लस या माइनस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसको सब पॉजिटिव लेंगे तो 1% इसने उन्होंने त्रुटि कर दी, तो ये हो गए प्रतिशत त्रुटि। अगर हम इसको सीधे इससे गुणा न करें तो 10 बटे 10 या 10 बटे 1000, मतलब 1 से 1 0 कट जाएगा, तो 1/100, 1/100 आएगा, वो उसको बोलेंगे हम आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है। तो ये तो अब तक हमारे पास में हो गए त्रुटियों के प्रकार। हाँ देखो, अब हम पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, संयोजन का मतलब है कि इनके साथ में हम ऐसी संक्रियाएं लगाएं जिसमें हम जोड़ भी करें, घटाव भी करें, गुणा भी करें, भाग भी करें। तो हम संख्याओं का जोड़, गुणा, भाग, घटाव करेंगे तो इन त्रुटियों का क्या होगा, इनको कैसे जोड़ेंगे, इनको कैसे घटाएंगे, तो उसके बारे में। तो ये दो तरीके से होगा। हमारे पास में दो तरह की संक्रियाएं होती हैं, एक तो जोड़ और घटाव की और दूसरी गुणा और भाग की। तो पहला देखेंगे हम इसमें योग वाली संक्रियाओं में, ठीक है, संकलन या व्यवकलन। संकलन व्यवकलन किसको बोलते हैं? जिसमें हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ए संकलन, संकलन या व्यवकलन, संयोजन, ठीक है। अब मान लो ए के मापन में कितनी त्रुटि हुई है? क्या हो गया? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मान लो अगर धनात्मक है तो ए प्लस डेल्टा ए और ऋणात्मक है तो ए माइनस डेल्टा ए। इसी प्रकार से बी के मापन में त्रुटि कितनी हुई है? बी प्लस डेल्टा बी। अगर हम इनको जोड़ेंगे ए प्लस बी तो क्या होगा? देखो z बराबर ए प्लस बी, z क्या है? एक ऐसी संक्रिया है जो इन दोनों को जोड़ने से आ रही है। तो अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें भी त्रुटि आएगी। तो त्रुटियों कैसे जोड़ेंगे? तो यहां पर इनकी जगह हम इनको जोड़ेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस बी प्लस डेल्टा बी, ये संक्रिया हो गई, ठीक है। अब अगर हम इनको ब्रॉड रूप में लिखें तो a प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। इधर यहां पर हुआ z प्लस डेल्टा z। अब ध्यान दें a प्लस माइनस बी, या यहां पर a प्लस माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा? इस z से हम इसको काट दें तो हमारे पास में डेल्टा z बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। इसका मतलब है अगर हम इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे रिजल्ट ये निकलता है कि अगर हम सीधी संख्याओं को न जोड़कर सीधी त्रुटियों को जोड़ें तो यहां पर त्रुटियों का संकलन व्यवकलन कितना होगा? उन सीधे त्रुटियों के संकलन या व्यवकलन मतलब जोड़ या घटाव के बराबर होगा। तो ये तो संकलन और व्यवकलन का संयोजन हो गया। अब हम करेंगे गुणा या भाग का संयोजन।
तो देखिए यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूं, बी वाला करेंगे। गुणनफल, अब गुणनफल का ले लेते हैं, गुणनफल का संयोजन। ठीक है, देखो गुणनफल के संयोजन कैसे लेंगे, z बराबर ए बी। अब ये a और b क्या है, a और b वास्तविक मापन है, और a प्लस डेल्टा a क्या हो जाएगा, व्यक्ति द्वारा मापी गई मापन है जिसमें कुछ ना कुछ डेल्टा a त्रुटि रहेगी, और b प्लस डेल्टा b तो वास्तविक है, और b प्लस डेल्टा b क्या है, मापी गई मापन है, ठीक है, व्यक्ति द्वारा। तो यहां पर हम z प्लस डेल्टा z निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस जो भी है इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। आगे इसको हल करेंगे तो हम गुणा कर रहे हैं, तो a को b से गुणा किया तो ab, ठीक है, और इस b को इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a b। b से हमने दोनों गुणा कर दिया, अब इसको गुणा करेंगे इससे तो प्लस a डेल्टा b प्लस माइनस इससे इसको करेंगे तो डेल्टा a डेल्टा b। ये मान आया हमारे पास z प्लस डेल्टा z का। ठीक है, अगर हम इसमें हम इसको यहां से काट दें, क्योंकि z बराबर a b है, तो z डेल्टा z बराबर गुणा करने पर क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस को छोड़ो, डेल्टा a b, या इसको b पहले लिख लो ज्यादा सही रहेगा, b डेल्टा a प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b। ये गुणा करने पर हमारे पास में त्रुटियों का संयोजन आ गया इस तरह से। ठीक है, और अगर हम इसका भागफल देखें, एक बार इसको लिख लो जल्दी से, उसके बाद में हम भागफल का भी देखेंगे। तो मैं इसको बिठा रहा हूं, गुणनफल की जगह हम भागफल करेंगे, अब भागफल। ठीक है, तो z बराबर ए बी, अब भागफल हम यहीं से कर देते हैं इसको। ठीक है, यहीं से। अब मान लो हम इसमें पूरे में किसका भाग दे दें, यहां पर z का भाग दे देते हैं इधर को। तो देखो जो ये वाला हिस्सा है बाईं ओर z का, तथा दाईं ओर ए बी का भाग देने पर, क्यों दे सकते हैं भाग, कि z बराबर ए बी है तो इधर तो z का भाग दे देते हैं, उधर को ए बी का भाग दे देते हैं। दोनों संख्याएं बराबर है, इसका मतलब इस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो z में हम z का भाग देंगे तो 1 प्लस डेल्टा z बटे z बराबर ए बी में हम अगर ए बी का भाग देंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा a। ठीक है, b से b कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ नीचे a b का भाग दे रहे हैं इसलिए, प्लस माइनस a डेल्टा b। तो अगर हम ए बी का भाग देंगे तो इसे ही कट जाएगा तो b बचेगा नीचे, और डेल्टा b बटे b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b बटे ए बी। अब ध्यान दो, डेल्टा a पहले से बहुत छोटी संख्या है, और दूसरी संख्या डेल्टा b ये भी बहुत छोटी संख्या है। दो बहुत छोटी छोटी संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे तो इतनी छोटी हो जाती है कि हम इनको नगण्य मान सकते हैं। तो इसको हम नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ पर एक से एक काट दिया, तो हमारे पास में भाग के रूप में जो त्रुटि है उनका संयोजन क्या निकल के आएगा, डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b। तो ये हो गया हमारा त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा सार्थक अंक। मैं इसको मिटा देता हूं, आप जल्दी से वीडियो रोक कर इसको उतार लें, फिर हम देखेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक, देखो जैसे मान लो हमारे पास में कोई मेजरमेंट करने के बाद में हमारे पास में एक वैल्यू है 6.253। ठीक है, तो यहां पर इस लास्ट के अंक को छोड़कर ये लास्ट का जो मान है ये तो हो जाएगा अनिश्चित अंक, अनिश्चित अंक।
और इसके अलावा बाकी जो 6.25 ये हो जाएंगे सार्थक अंक। अब ये अनिश्चित क्यों है, देखो इसका मैं तुम्हें कारण बताता हूं। हम 22/7 एक संख्या ले रहा हूं मैं, अगर हम इसको पॉइंट में भाग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 7 2 7 21 लगा दिया, पॉइंट बचा 1, पॉइंट लगाने से 10 हो गए, 7 एकम 7 बचे 3, पॉइंट लगा हुआ है तो कितने हुए 30 हो गए, 700 के 28, 2 बच रहे, पॉइंट लगाने से 20 हो जाएंगे तो 7 दूनी 14, फिर 6 बच रहे, ठीक है, तो 60 हो जाएंगे, 7 8 56। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते चलेंगे तो 4 बच रहे, 7 जो 35, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब ध्यान दें यहां पर 3 पॉइंट, अगर हम इसको ऐसे लिखते 3.14 तो यहां पर 3.1 तक तो क्या हो जाएगा सार्थक, ये अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित क्यों, क्योंकि इस 4 में कुछ बदलाव भी आ सकता है। ये किस रूप में बदलाव आ सकता है, देखो अगर मान लो ये यहाँ पर 2 है, ये 2 की जगह अगर मान लो 5 होता है, 5 से बड़ी संख्या होती तो हम इस 4 को बदलकर सीधे 5 लिख देते, ठीक है। अब ये छोटी है इसलिए हमने इसको 4 ही रहने दिया, इसलिए ये अनिश्चित अंक है ये। अब देखो अनिश्चित अंक कैसे है, यहां पर ये 5 है, 5 क्या है, अगर 5 है 5 से बड़ी संख्या आ जाती है पॉइंट के बाद में तो हम पिछली वाली संख्या में 1 बढ़ाकर संख्या को खत्म कर देते हैं। तो यहां पर 5 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 9 कर देते हैं, ठीक है। इस 9 को खत्म करने के लिए पिछली वाली संख्या को बढ़ाकर हम 1 कर देते हैं, तो यहां पर हमने 2 को 3 कर दिया, तो ये संख्या बढ़ गई, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस 3 की जगह 5 हो जाता तो हम इसको भी बढ़ा देते, तो ये लास्ट वाला अंक क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, और इससे पहले वाले सारे अंक क्या है, सार्थक अंक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सार्थक अंक क्या होता है, ठीक है। हाँ बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है और आजकल नेट की स्पीड इतनी धीमी आ रही है कि ऑनलाइन क्लास तो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड होने में काफी टाइम लगता है, अगर मैं वीडियो की लेंथ काफी बड़ी कर दूंगा, इसको मैं आधे घंटे से ज्यादा बड़ा कर दूंगा तो इसको चढ़ने में 3-4 घंटे का वक्त लग जाता है, इसलिए मैं वीडियो को छोटे छोटे भागों में अपलोड कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ में, फिजिक्स में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्लास का 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपको कोचिंग पढ़नी, ट्यूशन पढ़ना है ऑनलाइन, या उसके वीडियो चाहिए आपको पर डे, 1 वीडियो 2 वीडियो, तो उसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद में जो नीचे चिन्ह और होता है ज्वाइन का, उसको दबाएंगे। देखो जब वो दबाएंगे तो वो कुछ पैसे की डिमांड रखता है, जैसे 29 रुपए या 59 रुपए, तो उतने आप पे कर दीजिए और आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ जाने के बाद में आप कमेंट में जो भी प्रश्नावली का या जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांगोगे मैं आपको दूंगा, ठीक है। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं, सभी लड़कों की अलग अलग डिमांड होती है, उनको तो पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जो चैनल से परमानेंट जुड़ गए हैं उनकी जो उनकी समस्याओं को पूरा करना तो मेरा कर्तव्य बन जाता है। इसलिए आप चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लें तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ज्वाइन जरूर कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसका मतलब है कि आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं। अगले भाग में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, जितना भी है अभी मैंने देखा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है मेरे पास बुक नहीं है, एक सॉफ्ट कॉपी है जिससे मैं पढ़कर इसको बता रहा हूँ। सॉफ्ट कॉपी में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसका सिलेबस है, तो मैंने आज सार्थक अंक तक देखा था, इससे आगे नहीं देखा। अब अगले जो कौन कौन से टॉपिक है वो देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे 3rd पार्ट में, ठीक है। मिलते हैं कल शाम को।